All right, everybody. So we are back after the break. So this is what we have decided कि सिलेबस डबल ई का अपन जो है 6 को जैसा ख़त्म हो सकता है तो वाई नॉट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। 7th को रखते हैं जूम सेशन, उसमें आप अपने हर तरह के सब्जेक्ट, नॉन सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स जो भी हैं, प्रिपरेशन रिलेटेड जिस भी तरह की चीज़ें हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं वो आप डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो वॉट एवर यू विश you can speak out in your Zoom session on the 7th, ठीक है। हाँ, and the Zoom session timing on 7th will be from 1 PM to 3 PM because 3 बजे से ही, ये 3 नहीं होगा, ये 2:50, 1 बजे से लेकर के 2:50 2:50 PM, क्योंकि 3 बजे से फिर मेरी दूसरी बैच है, 3 PM से फिर मेरी नेक्स्ट बैच है, दूसरी बैच है, ठीक है। तो मॉर्निंग में दूसरी बैच है इसलिए 1 PM से मॉर्निंग आई एम ऑक्यूपाइड, ठीक है, मॉर्निंग ऑक्यूपाइड है, 3 PM ऑनवर्ड्स ऑक्यूपाइड है पूरा रात के 11 बजे तक के, तो बीच का यही समय बच रहा है, ठीक है, 1 बजे से लेकर के 2:50 तक। तो दिस विल बी योर टाइम ऑफ जूम सेशन, ओके। ऑल राइट, चलो लेट्स नाउ कंटिन्यू। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पॉन्ड और वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ IS 5611। IS 5611 है जिसके बेसिस पे इसको सारा का सारा डिज़ाइन क्राइटेरिया दिया गया है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड और वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड अभी क्या चीज़ें हैं। ऑक्सीडेशन पॉन्ड आपको दिखाते हैं हम, सबसे पहले अपन देख लेते हैं तो इससे आपको एक जानकारी मिल जाएगी अच्छी खासी। सो ऑक्सीडेशन पॉन्ड, देखो ऑक्सीडेशन पॉन्ड की अब इमेजेस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके के होते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड, दिस इज हाउ दे आर। ये एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, मतलब ऐसा कुछ कोई खास डिज़ाइन लग रहा है क्या कि भाई इसमें एकदम कुछ ऐसा खतरनाक डिज़ाइन किया गया है, कुछ यूनिट्स हैं, ऐसा नहीं। एक अर्दन बेसिन जैसा लग रहा है। ये एक बड़ा ऑक्सीडेशन पॉन्ड देखो, दिस इज़ द बिग ऑक्सीडेशन पॉन्ड। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन पॉन्ड कोलकाता में बहुत सारे हैं, और कोलकाता के दिखाते हैं आपको। कोलकाता में ADC के सामने ही ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, कोलकाता में ADC के सामने ही ऑक्सीडेशन पॉन्ड है। देखो इतने सारे ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स आपको कोलकाता सिटी में मिलेंगे, बहुत सारे ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे एज्ड ओल्ड मेथड है, ये बहुत ही पुराना मेथड है कोलकाता में इस तरीके से। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल और ओडिशा, इन 2 स्टेट्स में बहुत ही पुराना मेथड है ट्रीटमेंट करने का। इट इज़ अ वेरी एज्ड ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। दे वर इनिशियली ऑल्सो even 1000 year back they knew that we need to treat our sewage, हमें अपने सीवेज को ट्रीट करना पड़ेगा। और ट्रीट करने के उस समय जो तरीके थे वो इस तरीके के सिंपल तरीके हुआ करते थे ऑक्सीडेशन पॉन्ड जैसे। तो आओ देखो क्या होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड आर बेसिकली लो कॉस्ट ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज। एज यू कैन सी दीज आर लो कॉस्ट अर्दन बेसिन्स, मतलब ये लो कॉस्ट वाले अर्दन बेसिन होते हैं इन विच सीवेज डायरेक्टली एंटर यूजुअली आफ्टर स्क्रीनिंग, मतलब स्क्रीनिंग कर दो, पहले स्क्रीनिंग कर लो और स्क्रीनिंग के बाद आप मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स को हटा दो, या तो मैनुअली भी आप उसको क्लीन कर सकते हो स्क्रीन को, या तो आजकल मैकेनिकल क्लीनिंग वाली भी आ गई है स्क्रीन, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्क्रीनिंग के बाद सीवेज को डायरेक्टली अंदर जाने दीजिए। एक लो कॉस्ट ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी है जिसमें कि फ्लो करते करते पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है। दीज आर फ्लो थ्रू बेसिन्स specifically designed and constructed to treat sewage and biodegradable industrial wastewater। बात समझना, जो भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है जहाँ से भी आ रहा है, अब वो किसी मान लो जैसे फॉर एग्जांपल डेयरी इंडस्ट्री है, अब चलो डोमेस्टिक सीवेज नहीं भी है, मान लो डेयरी इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, इन तरह की इंडस्ट्री से ऑर्गेनिक मैटर आता है, कौन सा वाला, बायोडिग्रेडेबल वाला। तो इस तरह का बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का ट्रीटमेंट अगर करना है तो उसके लिए ऑक्सीडेशन पॉन्ड बहुत ही अच्छा लो कॉस्ट मेथड होता है। सिंस डिकम्पोजिशन हैपेंस नेचुरली, क्योंकि डिकम्पोजिशन नेचुरली हो रहा है तो आपको लॉन्ग डिटेंशन टाइम चाहिए होता है इसमें, कम से कम 6 दिन का तो
डिटेंशन टाइम चाहिए ही चाहिए, 6 दिन का, 6 घंटे नहीं, 6 दिन, 6 डेज, क्योंकि जो भी चीज़ हो रही है वो नेचुरली हो रही है। ओके, तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड कुछ नहीं है, आपके तालाब हैं, मैन मेड है, हमने बनाए हैं, और वो मैन मेड जो तालाब होते हैं उनमें आप जब सीवेज को डालते हो तो नेचुरली डिकम्पोजिशन होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं उन टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली देयर आर 3 types of oxidation bonds. The first one is called as aerobic bond. पहला वाला है एरोबिक बॉन्ड। एरोबिक बॉन्ड ही हम लोग एक्चुअली में बनाते हैं, बाकी बॉन्ड्स हम लोग प्रिफरेबली कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। एरोबिक बॉन्ड क्या होते हैं, बात समझना। एरोबिक बॉन्ड जो होते हैं वो इस तरीके के शैलो बॉन्ड्स होते हैं जिनकी जो डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। सीवेज की जो इसमें डेप्थ हम लोग रखते हैं वो मात्र 1 से लेकर के 1.5 मीटर होती है, बस इतना ही होता है, 1 से 1.5 मीटर। कैन यू इमेजिन, मैं क्या बोलता हूँ, सिर्फ काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, इमेजिनेशन पे लाओ, 1 से 1.5 मीटर कितना होता होगा, अंदाजा। ये सब दिमाग में चलता है तुम्हारे कि नहीं चलता है? चीज़ें रिलेट हो पाती हैं रियल लाइफ से कि नहीं हो पाती, कि सिर्फ 1 से 1.5 मीटर ही दिखता है। अगर सिर्फ दिमाग में 1 से 1.5 मीटर ही दिखता है लेकिन वो रियलाइज़ नहीं होता कि कितना बड़ा होगा 1 से 1.5 मीटर, तो ये रियलाइजेशन लाना पड़ेगा। बिना ये जो अंदर जो पिक्चर नहीं चलेगी, अगर अंदर वो वीडियो नहीं चलेगी जो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है उसकी, तो भाई रिटेंशन नहीं होगा। तो इसलिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि भाई लिखा हुआ है तो हाँ लिखा हुआ है, लिख लिया देख लिए। 1 to 1.5 मीटर कितना होता है, लगभग 1 से 1.5 मीटर इतना है बस। दिस इज़ 1 मीटर, दिस व्हाट आई एम शोइंग हियर इज़ 1 मीटर। इससे 1.5 गुना कर लो, 1.5 मीटर, इतनी ही डेप्थ है केवल। सो एरोबिक बॉन्ड 1 से लेकर के 1.5 मीटर की डेप्थ का होता है, जिसके चलते फ़ायदा ये होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ये ऊपर से नीचे तक के ईजिली अवेलेबल हो जाता है। अब चाहे कितना भी सीवेज, कैसा भी सीवेज हो, बहुत ही ज़्यादा मान लो गंदा सीवेज ही क्यों ना हो, लेकिन ये फुल्ली ऑक्सीजनेटेड होता है क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत कम होती है। क्योंकि डेप्थ बहुत कम होती है इसी वजह से ये कम्प्लीटली एरोबिकली चलता रहता है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द डेप्थ। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल रिकमेंड्स एरोबिक बॉन्ड ओनली, recommends aerobic bond and in the worst case scenario facultative bond, जो इसके दूसरा वाला है। in the worst case scenario facultative bond, बाकी preferably always aerobic bond, ठीक है। दूसरा देखो facultative bond। अब ये facultative bond क्या होता है ये समझिए। what is this facultative bond? फैकल्टेटिव बॉन्ड थोड़े से और गहरे होते हैं, दीज आर कंपैरेटिवली डीपर। इसमें जो पानी की जो डेप्थ होती है ये होती है 1.5 से लेकर के 5 मीटर के बीच में, 1.5 से लेकर 5 मीटर के बीच में, मतलब एक इंसान डूब सकता है इसमें, इतनी गहरी है। इसमें होता ये है कि ऑक्सीजन ऊपर की लेयर्स में तो ईजिली पहुंच जाता है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में जो लेयर है वहाँ तो ईजिली मिल गया, लेकिन नीचे वाली लेयर में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, और नीचे वाली लेयर एनारोबिक हो जाती है। नीचे वाली लेयर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से ये नीचे वाला पार्ट एनारोबिक हो जाता है। लेकिन मजे की बात इसमें यह है कि फैकल्टेटिव बॉन्ड से आपको लग रहा होगा कि एनारोबिक है, अच्छा तो इसमें से बदबू आएगी, इसमें से फाउल स्मेल प्रोड्यूस होगी अमोनिया की, H2S की। बाहर बदबू नहीं पहुंचती। बाहर इसीलिए बदबू नहीं निकलती क्योंकि एनारोबिक जोन इसमें स्मॉल है। स्मॉल एनारोबिक जोन, ये जो स्मॉल एनारोबिक जोन है, एनारोबिक जोन इसमें होता है, लेकिन जो स्मॉल एनारोबिक जोन होता है इसमें जो क्वांटिटी ऑफ फाउल गैस प्रोड्यूस्ड वो कम होती है, जिसकी वजह से फाउल गैस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बिफोर लीविंग। फाउल गैस जितनी भी फाउल गैसेस होती हैं, फाउल गैसेस गेट ऑक्सीडाइज्ड बिफोर लीविंग। तो इसमें होता क्या है, इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि क्योंकि आपने डेप्थ कम रखी है तो एनारोबिक जोन थोड़ा छोटा है, स्मॉल एनारोबिक जोन है। तो स्मॉल एनारोबिक जोन के होने के चलते होता क्या है कि यहाँ से जब गैस निकल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अमोनिया की बात कर रहा हूँ, जैसे अमोनिया निकली तो क्योंकि ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट में आएगी ये अमोनिया गैस, तो बाहर जब ये गैस निकलेगी तो ये अमोनिया नहीं होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रेट वगैरह में।
ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो इसकी फाउल स्मेल खत्म हो गई। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से निकली है H2S गैस, मान लो यहाँ से निकली है H2S गैस, ऑक्सीडाइज हो जाएगी इस जोन में आकर के और बाहर जब निकलेगी तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगी। तो इस तरीके से फैकल्टेटिव बॉन्ड में एनारोबिक जोन तो होता है। सुनो ध्यान से, MSQ का सवाल है, गेट का बन जाएगा ये क्वेश्चन और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आ चुका है। फैकल्टेटिव बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें एनारोबिक जोन तो होता है लेकिन फाउल गैस प्रोडक्शन नहीं होता। रीजन बीइंग जो फाउल गैस थोड़ी बहुत निकलती भी है वो फिर ऑक्सीडाइज हो जाती है तो बाहर आती हुई गैस में वो बदबू नहीं होती, वो स्मेल नहीं आती। तीसरा कैटेगरी है, ठीक समझ रहे हो, एनारोबिक बॉन्ड क्या? तीसरा कैटेगरी है एनएरोबिक बॉन्ड। एनारोबिक बॉन्ड क्या होता है? एनारोबिक बॉन्ड 5 मीटर से भी गहरा बॉन्ड होता है, 5 मीटर से भी गहरा बॉन्ड होता है। अब इतनी गहराई होने की वजह से 5 मीटर तो बस एक वैल्यू है, बस आपको ये समझना होगा कि ऑक्सीजन ऊपर में होता है लेकिन एक बहुत बड़ा पोर्शन इसमें एनारोबिक होता है। और क्योंकि बड़ा पोर्शन एनारोबिक होता है तो सारी की सारी गैसेस का ऑक्सीडाइज हो पाना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए फाउल स्मेल यहाँ पे आ ही जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गैस प्रोडक्शन, यहाँ पे एनारोबिक जोन की जो डेप्थ है, तो एनारोबिक जोन की जो डेप्थ है वो ज़्यादा है, एनारोबिक जोन की जो डेप्थ है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ फाउल गैस जो बनती है वो ज़्यादा बनती है। इसलिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल फाउल गैसेस नॉट पॉसिबल। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल फाउल गैसेस डू नॉट हैपन और इसलिए बाहर आती है फाउल गैस, तो इसके आसपास काफ़ी बदबू हो जाती है। तो एनारोबिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी है कि एनारोबिक जोन तो होता है और फाउल स्मेल भी आती है। फैकल्टेटिव बॉन्ड की प्रॉपर्टी है जो दोनों एरोबिक और एनारोबिक के बीच का है, इसमें एनारोबिक जोन तो है लेकिन फाउल स्मेल नहीं आती और इसमें ना एनारोबिक जोन होता ना फाउल स्मेल आती। तो 3 तरीके के होते हैं। मैनुअल रिकमेंड करता है ये एरोबिक बॉन्ड। तो यहाँ पे जैसे मैं एक क्या कर रहा हूँ, ऐसे डबल टिक मार दे रहा हूँ जैसे व्हाट्सएप पे आता है, और ये फैकल्टेटिव बॉन्ड इसके बाद है और इसके लिए एक बड़ा सा नो है, इसको नहीं बनाते। ठीक है, चलो बनाओ तीनों। टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स।
अभिषेक सर ट्राई योर सेल्फ का पार्ट 2 भी प्लीज़ अपलोड करा दीजिए। अभी मैंने बनाया ही नहीं है, अभी ट्राई योर सेल्फ का पार्ट 2 बनाया ही नहीं हूँ मैं, बनाऊंगा, टाइम मिलेगा तो, थोड़ा तो टाइम मिले तो बनाए। वो तो ट्राई योर सेल्फ के मैं दे रहा हूँ तुमको इतने अच्छे से बना के वीडियो सॉल्यूशन, और किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलने वाले हैं। अभी मैंने पार्ट 2 का बनाया ही नहीं है, अभी बनाऊंगा, दे दूंगा। बनाना तो है लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास। ट्राई योर सेल्फ का पार्ट 2 जो है अभी नहीं बनाया, जब बनाएंगे तो अपलोड करा देंगे। इसका एनारोबिक जोन बड़ा है, किसका? एनारोबिक पॉन्ड का। एनारोबिक जोन इज बिगर, तो जो क्वांटिटी निकलेगी फाउल गैस की वो ज़्यादा निकलेगी। तो अगर बनाते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड तो इतना ही बनाएंगे, एरोबिक ही हम प्रेफर करने वाले हैं। फैकल्टेटिव भी वर्स्ट केस में चला जाता है, एरोबिक ही बनाएंगे हम। क्लियर? चलो भाई आगे देखो। अब बात करते हैं टोटली एरोबिक पॉन्ड जिसमें शैलो डेप्थ होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होती। उसमें एक फिनोमिना होता है, उसको बोलते हैं अलगल सिम्बाइसिस। उसी फिनोमिना को यहाँ पे हम समझा रहे हैं। पहले समझा देते हैं फिर इसको रीड कर लेंगे। पहले समझा देते हैं कि होता क्या है। देखो होता ये है कि ये जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो अपन लोग बनाते हैं इसमें जाता है सीवेज। अब सीवेज में होते हैं ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स। तो होता क्या है कि ये जो आपका पॉन्ड है, ये पॉन्ड का ये वाटर सरफेस है, ये पॉन्ड का बेस है, ठीक है, वो पानी सरफेस है, ये बेस है। होता क्या है, इसमें न्यूट्रिएंट्स की एंट्री हो रही है। सीवेज में न्यूट्रिएंट्स है ना प्रेजेंट, सीवेज में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो उन न्यूट्रिएंट्स की इसमें एंट्री हो रही है। अब न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सब होता है, आप जानते हो। उससे एल्गी ग्रो हो जाता है, एल्गी ग्रो होने से यूट्रोफिकेशन होता है। तो इन पॉन्ड्स में यूट्रोफिकेशन होता है। अब यहाँ पे ये हमारे द्वारा बनाई हुई आर्टिफिशियल है, नेचुरल लेक नहीं है कि यूट्रोफिकेशन होगा तो कुछ हम गड़बड़ होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, ऊपर ऊपर सरफेस पे जब ये एल्गी बनता है, ये ऊपर ऊपर सरफेस पे जब एल्गी अक्यूमुलेट होता चला जाता है, सो दिस इज एल्गी एट द टॉप, algae at the top. Now what it does in the presence of sunlight, जब sunlight present होती है, so when the sunlight is there, sunlight present होती है तो उसकी presence में ये करता है photosynthesis। जब ये photosynthesis करता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सीजन रिलीज करता है तो वो ऑक्सीजन पानी के अंदर भी जाता है। तो वही ऑक्सीजन जो पानी के अंदर जाता है तो पानी का DO बढ़ा देता है। तो पानी के DO को ये ऑक्सीजन इंक्रीज कर देता है। तो वाटर का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ जाता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ऑक्सीजन मिलने की वजह से, अब क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा होती नहीं है, शैलो डेप्थ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अंदर होते हैं एरोबिक वाले, उनको ऑक्सीजन मिलने लग जाती है, जिसके चलते वो अच्छे से डिकम्पोजिशन कर पाते हैं। तो दीज माइक्रोब्स विच आर एरोबिक इन नेचर, दे गेट द ऑक्सीजन and then they can consume the organic matter present. So here is the organic matter which is present. Now they can decompose this organic matter very easily and at a fast rate because of abundant availability of oxygen. तो जितना ज़्यादा एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, जितना ज़्यादा एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, कुछ बाई प्रोडक्ट्स एरोबिक डिकम्पोजिशन के मिलते हैं। जैसे कि बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, आप जानते हो, कार्बोनेट्स, जैसे कि फॉस्फेट्स, जैसे कि सल्फेट्स, all of these are the nutrients for the growth of algae। जैसे कि नाइट्रेट्स, तो इस तरीके के जो होते हैं ना, ये सब न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं एल्गी की ग्रोथ के लिए। तो कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, कुछ और मिनरल्स जो पानी में पहले से, सीवेज में पहले से प्रेजेंट थे, वो सब एल्गी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं एल्गल सिम्बाइसिस। इसको बोलते हैं एल्गल सिम्बाइसिस। सिम्बाइसिस का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं सिम्बाइसिस। तो सिम्बाइसिस का मतलब ये होता है माय डियर कि एक स्पीशी दूसरे स्पीशी का बेनिफिट करता है और दूसरा स्पीशी इन रिटर्न पहले स्पीशी का बेनिफिट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो अभी आप हमसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रैंक लेकर के आइए, हमने आपका बेनिफिट कराया। अगले साल जब रैंक लाओगे तो फिर हम आपका नाम लेके आपको बताएंगे कि भैया देखो ये हमारा स्टूडेंट है जो टॉप कर गया। तो उसमें फिर हमारा बेनिफिट है कि हमारे स्टूडेंट्स टॉप करते चले गए। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दुनिया में हर जगह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही होता है, ठीक है ना। अगर आप एक तरफ से दे रहे हो तो दूसरे तरफ से लोगे भी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। ये बेसिकली सिम्बायोटिक बिहेवियर थ्रू आउट द अर्थ चलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल बफेलो होती है, भैंस होती है, उसके सरफेस पे देखना कुछ कीड़े होते हैं, उनको बोलते हैं टिक। वो बफेलो के ऊपर वो टिक आके अटक जाते हैं, चिपक जाते हैं। बफेलो जब वो तालाब में जाकर के नहाती है तो बफेलो के बॉडी पे बहुत सारा कीचड़ जमा हो जाता है। उस कीचड़ को टिक खाते खाते खाना भी ले लेता है और साथ ही साथ उसको खाना मिल जाता है, और जो भैंस होती है, बफेलो होती है, उसका स्किन भी क्लियर हो जाता है। तो ऐसे में बेसिकली एक म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप होता है कि उसको खाना मिल रहा है, इसकी स्किन क्लियर हो जा रही है। तो ऐसे में बफेलो कभी भी टिक वगैरह को हटाने की कोशिश नहीं करती, बफेलो आराम से बैठी रहती है। टिक उसमें जो कीड़े मकोड़े आपको दिख जाएंगे उसके सरफेस पे जो उसको खा रहे होंगे, तो वो मज़े से इंजॉय कर रही है उसको कि चलो खाते रहो तुम लोग। तो इस तरीके से ये एक म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप है अलगी और माइक्रोब्स के बीच में। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन ऑक्सीजन का होगा उतना ज़्यादा माइक्रोबियल प्रोडक्शन होगा, माइक्रोब्स उतना ज़्यादा एक्टिव होंगे। जितना ज़्यादा माइक्रोब्स एक्टिव होंगे उतने ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स और बनेंगे जो अलगी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। और फिर जितना अलगी ग्रो होगा उतना माइक्रोब्स, जितना माइक्रोब्स ग्रो होंगे उतना अलगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ये अलगल सिम्बायोसिस सिर्फ और सिर्फ सुबह के समय ही होता है, मतलब दिन के समय जब सनलाइट प्रेजेंट होती है। क्लाउडी वेदर में भी नहीं होता। जब सनलाइट प्रेजेंट होती है उन दिनों में ये ऑब्जर्व होता है, बाकी टाइम पे ऑब्जर्व नहीं होता। मतलब सुबह के टाइम पे बड़ी तेजी से डिकम्पोजिशन होता है, बट उतना हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन रात में आपको नहीं दिखता। तो यही पूरी कहानी इसमें लिखी है। अब जरा देखो, इन अ टोटली एरोबिक पॉन्ड ऑफ शैलो डेप्थ द डिकम्पोजिशन इज ब्रॉट अबाउट बाय एरोबिक बैक्टीरिया विच फ्लरिश इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो फ्लरिश करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देयर एग्जिस्ट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसको हम लोग कह रहे हैं एल्गल सिम्बायोसिस। एल्गल सिम्बायोसिस एक फिनोमेना है। एल्गल सिम्बायोसिस इज अ फिनोमेना इन विच एल्गी while growing in the presence of sunlight produces oxygen। एल्गी जो है सनलाइट की प्रेजेंस में जब ग्रो कर रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, एंड देन दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर। और फाइनली जो एंड प्रोडक्ट्स हैं डिकम्पोजिशन के, जैसे कि कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब एंड प्रोडक्ट्स हो गए। तो दीज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर एल्गी। वी नो एल्गी को पिछले चैप्टर में पढ़े थे अपन कि यूट्रोफिकेशन होता है, फॉस्फोरस इज द प्राइमरी लेक पोल्यूटेंट क्यों बोलते हैं, फिर नाइट्रोजन, कार्बन, पोटेशियम, ये सब तो चाहिए, लेकिन फॉस्फोरस जो आने की वजह से एक्सेलरेट हो जाता है प्रोसेस,
तो हम algae के बारे में अच्छे से जानते हैं, राइट? तो दिस फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दिस इज द डायग्राम फॉर दैट. प्लीज मेक इट, बना लीजिए.
यस, वो माइक का सेल चेंज कर रहा था मैं, जस्ट इन केस कहीं ख़त्म ना हो जाए बीच में। ऑल राइट, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है। अब अगर क्या हो कि एल्गी जो है स्टार्ट कर जाए ग्रो करना इन लार्ज नंबर्स। अब एक बात याद रखना, जब कभी भी एल्गी लार्ज नंबर्स में ग्रो होता है तब यहाँ पे वो जो पॉन्ड होता है ना, तो द pH ऑफ pond water increases and it usually is above 9.5। ये एक डेटा है। pH ऑफ पानी बढ़ जाता है, मतलब जब एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है ना, तो कुछ लोगों को ये लगता होगा कि pH ये हम कैसे पता लगाएं, और कुछ लोग सोचते होंगे एसिडिक हो जाएगा, क्या पता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं होता, इसके पीछे का रीज़न है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी किसी एक पॉन्ड के सरफेस को अगर आप देखो और उसमें पूरा एल्गी भर गया हो, तो उस पानी का जब pH लोगे ना, तो वो यूजुअली 9.5 से ऊपर ही मिलेगा। वो एक पॉन्ड वाटर ऐसा होगा जो कि काफ़ी बेसिक हो जाएगा। क्या है इसका रीज़न समझो इसका। याद है वो रिएक्शंस जो मैंने आपको बताई थी अल्कलिनिटी में? रिएक्शंस क्या थी? रिएक्शंस थी CO2 + H2O इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2CO3 क्या? यस, देन H2CO3 इज इन इक्विलिब्रियम विथ H+ + HCO3 माइनस क्या? Then HCO3 minus is in equilibrium with H+ + CO3 2 minus क्या? और CO3 2 minus plus H2O is in equilibrium with HCO3 minus plus OH minus क्या? ये 4 इक्वेशंस आई होप आपको एज इट इज़ याद होंगी, क्योंकि उसका यूज़ है अभी। तो बात समझना कि क्या है कि एल्गी को ग्रो करने के लिए चाहिए, एल्गी के सेल को बनाने के लिए चाहिए कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सभी एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके एक सेल बनता है अलग अलग प्रोपोर्शंस में। लेकिन उसमें एक न्यू सेल को बनाने के लिए, अगर नया एल्गी का सेल बनना है, तो न्यू एल्गी सेल रिक्वायर्स कार्बन। नया एल्गी सेल को कार्बन चाहिए सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, एंड अदर एलिमेंट्स, उसके अलावा अदर एलिमेंट्स। अब ये कार्बन कहाँ से मिलता है? जो कार्बन मिलता है वो अलग अलग सोर्सेस से मिलता है। इसमें जो एक सोर्स होता है वो ये जो पानी में प्रेजेंट कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं वो भी होते हैं। तो कार्बन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोनेट, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाइकार्बोनेट ऑल्सो। कार्बन यहाँ से भी और यहाँ से भी मिल सकता है। अब यहाँ से अगर बात करें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों कंपेयर करें अपन, तो एल्गी जो है ना, बाइकार्बोनेट से कार्बन जल्दी आसानी से खींच लेगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट में जो चार्ज बैरियर है वो कम है, इसमें जो चार्ज बैरियर है वो ज़्यादा है। तो अगर कंपटीशन हो कि एल्गी एक बनना है और एल्गी को चाहिए कार्बन, और एक कार्बन प्रेजेंट है बाइकार्बोनेट में और दूसरा कार्बन प्रेजेंट है कार्बोनेट में, तो एल्गी प्रिफर करेगा इस कार्बन को, क्योंकि इस कार्बन को इस मॉलिक्यूल से हटाने के लिए एनर्जी कम चाहिए, क्योंकि चार्ज बैरियर सिर्फ -1 का है, यहाँ पे चार्ज बैरियर -2 का है। तो इस कार्बन को इससे ऑक्सीजन से हटवाने के लिए -2 चार्ज बैरियर पे एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए आउट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयंस गेट कंज्यूम्ड। आउट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कार्बन फॉर क्रिएशन ऑफ एल्गी। गिविंग कार्बन फॉर क्रिएशन, हर सेल के क्रिएशन में कार्बन चाहिए, उसके साथ साथ अदर एलिमेंट्स चाहिए। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कार्बन फॉर क्रिएशन ऑफ एल्गी, गिविंग कार्बन फॉर क्रिएशन ऑफ एल्गी। अब अगर बाइकार्बोनेट कंज्यूम होता गया, जरा यहाँ पे देखिए, अगर बाइकार्बोनेट कंज्यूम होता गया, अगर बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी कम होती चली गई, अगर ये कंज्यूम होता चला गया, बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी कम होती चली गई,
तो ऐसे में क्या होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है, और जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है तो OH माइनस की क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है, और जब OH माइनस की क्वांटिटी बढ़ती है तो आप जानते हो इसकी वजह से pH की वैल्यू बढ़ती है, पानी बेसिक हो जाता है, पानी बेसिक हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन कि pH ऑफ द पॉन्ड वाटर इंक्रीजेस। pH ऑफ द पॉन्ड वाटर क्यों इंक्रीजेस? क्योंकि चेक आउट द फोर्थ रिएक्शन कि बाइकार्बोनेट जब कम होता है, क्योंकि कोई ना कोई सिस्टम से बाइकार्बोनेट को कंज्यूम कर रहा है, कौन? अल्गी नया सेल बन रहा है तो बाइकार्बोनेट कंजम्पशन हो रहा है। तो ये जो बाइकार्बोनेट्स है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कार्बन फॉर क्रिएशन ऑफ एल्गी। तो कार्बन कार्बन कंज्यूम होने लगता है, जिसके चलते ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करती है, उसको बैलेंस करने के लिए। दिस एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन से हम ये कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं कि डिसबैलेंसिंग होती है तो वापस इक्विलिब्रियम रिएक्शन बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो ये आगे की तरफ मूव करेगा तो OH माइनस अक्यूमुलेशन होगा, और OH माइनस अक्यूमुलेशन होगा तो ऐसे में pH यहाँ से होगा विच रिजल्ट्स इन OH माइनस अक्यूमुलेशन। और OH माइनस अगर अक्यूमुलेट करेगा अक्यूमुलेशन, तो ऐसे में जो pH होगा ये बढ़ जाएगा। एंड दैट इज वाई ऐसा पानी जिसमें कि एल्गी इन्फेस्टेशन हुआ हो, यू कैन बी श्योर दैट दैट पर्टिकुलर वाटर हैज़ अ हाई pH, दैट हैज़ अ हाई pH। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक बात बताओ, बाइकार्बोनेट मैंने फोर्थ रिएक्शन से ही क्यों लिया? सेकंड थर्ड रिएक्शन का बाइकार्बोनेट से एल्गी को कोई परहेज है क्या? लिखो और इसका आंसर भी बताओ।
लिख लिए। एल्कलिनिटी की रिएक्शन डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ हो गई, जो आपने बचपन में पढ़ा है, मतलब 1 महीना होने को आ गया है, तो अब बचपन की बात होगी, अब तो एनवायरनमेंट में तुम लोग मैच्योर हो चुके हो, तो देखो कैसे यूज़ हो रहा है बचपन में पढ़ा हुआ। दूसरा और तीसरा रिएक्शन क्यों नहीं लिया गया? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। ऐसा नहीं है कि एल्गी को पर्सनली चौथे रिएक्शन की ही बाइकार्बोनेट का कार्बन चाहिए। बाइकार्बोनेट मतलब पूरे सिस्टम में है, तो हर जगह कार्बन 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 पड़ा हुआ है बाइकार्बोनेट में। अगर बाइकार्बोनेट कम होता है तो पूरे सिस्टम से बाइकार्बोनेट रिड्यूस होता है, और अगर पूरे सिस्टम से कम होता है तो वो यहाँ सेकेंड रिएक्शन में भी कम होगा और थर्ड रिएक्शन में भी कम होगा, यहाँ भी कम होगा, यहाँ भी कम होगा। ओवरऑल सभी रिएक्शंस में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सेकेंड थर्ड रिएक्शन लेने का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि जब यहाँ पे कम होगा तो दिस रिएक्शन विल बी ड्रिवन फॉरवर्ड, accumulation of H positive will happen, and this reaction will be driven backward, depletion of H positive will be happening. So there is no net change in H positive value, but there is a net change in the OH negative value. There is no net change in H positive because बाइकार्बोनेट एक बार H पॉजिटिव की तरफ है, एक बार H पॉजिटिव के अपोजिट साइड में, तो एक तरफ से पूरे सिस्टम में हर रिएक्शन में इंपैक्ट आएगा। इस रिएक्शन में H पॉजिटिव अक्यूमुलेट होगा और तीसरी रिएक्शन में H पॉजिटिव कम होगा, तो नो नेट इफेक्ट ऑफ H पॉजिटिव, बट देयर विल बी अ नेट इफेक्ट ऑफ OH नेगेटिव, एंड बिकॉज ऑफ दैट pH विल इंक्रीज। ओके, तो कभी भी कोई भी एल्गी इन्फेस्टेड अगर आपको दिख जाए इस तरीके से, लेक या फिर कोई भी वाटर बॉडी, समझ जाना pH इसका हाई होगा। ठीक, राइट। चलो, कोई भी सही नहीं बताया, मैंने सबके मैसेज देखे, मैंने 100 मैसेज पढ़ डाले अभी तक, सबके देख ही रहा था, कोई नहीं बताया था सही, नोबडी। चलो, डिज़ाइन डेटा देखो। डिज़ाइन डेटा में पहला देखना, डेप्थ होती है 1 से 1.5 मीटर। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग प्रिफरेबली कौन सा पॉन्ड डिज़ाइन करेंगे? एरोबिक वाला, तो उसकी डेप्थ कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर। फ्री बोर्ड उसके ऊपर रखते हैं 0.3 मीटर, L/B रेशो 2:3। अगर पॉन्ड्स छोटे हैं 0.5 हेक्टेयर से तो एक ही यूनिट लगाओ, बस बहुत है। लेकिन ये एरिया बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि डेप्थ बड़ी कम है। डेप्थ कम है इसलिए एरिया रिक्वायरमेंट इज़ ह्यूज। कोलकाता का मैप उठा के देख लेना एज एन एग्जाम्पल, भुवनेश्वर का मैप उठा के देख लेना एज एन एग्जाम्पल, वहाँ पे आपको ढेर सारे ऑक्सीडेशन पॉइंट्स दिख जाएंगे। कोलकाता का देख लेना, मेडिसी कोलकाता के सामने ही ऑक्सीडेशन पॉइंट है, बहुत बड़ा, और उतना ही नहीं, दूर दूर तक फैले हुए ऑक्सीडेशन पॉइंट्स ही ऑक्सीडेशन पॉइंट्स है। एरिया बहुत चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डेप्थ कम है। तो पॉन्ड्स स्मॉलर देन 0.5 हेक्टेयर मे बी अ सिंगल यूनिट। ठीक, लेकिन अगर मल्टीपल यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर ज़्यादा एरिया चाहिए, तो इफ मल्टीपल यूनिट्स आर रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ ईच यूनिट शुड बी 0.5 to 1 हेक्टेयर। मतलब हर यूनिट का एरिया 0.5 से 1 हेक्टेयर के बीच में रखिए। इट इज़ जस्ट लाइक सर्वे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। मिनिमम डिटेंशन टाइम, कम से कम 6 दिन का डिटेंशन टाइम तो रखना ही है। उसके बाद जो परमिसिबल बीओडी लोडिंग है वो डिपेंड करती है अपॉन टेम्परेचर, मतलब क्योंकि ये नेचुरल है, तो नेचर में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस योर रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। इसीलिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न की सदर्न, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है। इंडिया लाइज हियर, इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 8 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के इट लाइज फ्रॉम 8 डिग्री टू 36 डिग्री लैटिट्यूड। 8 डिग्री से लेकर के 36 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता है। तो ये बीच में यहाँ पे हमारी जो है, हमारा प्यारा भारत इस बीच में लाई करता है, 8 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 36 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। 8 डिग्री लैटिट्यूड में टेम्परेचर होता है ज़्यादा, जब तक आप 36 डिग्री लैटिट्यूड पे जाते हो तो टेम्परेचर हो जाता है कम। 8 डिग्री लैटिट्यूड में टेम्परेचर होता है ज़्यादा क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक है, 36 डिग्री लैटिट्यूड में टेम्परेचर हो जाता है कम।
ऊपर जैसे ही जाओगे आप, आपका टेम्परेचर रिड्यूस होता चला जाएगा। तो ऐसे में एक बात बताओ, अगर एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड है जो कि तमिलनाडु में और एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड है जो कि कश्मीर में है, अब तमिलनाडु में जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड होगा उसमें कंपैरेटिवली टेम्परेचर हाई होने की वजह से रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, या सिंपली बोलता हूँ रेट ऑफ रिएक्शंस ज़्यादा होंगे, और यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से कश्मीर के ऑक्सीडेशन पॉन्ड में रेट ऑफ रिएक्शन जो होंगे वो कम हो जाएंगे। कश्मीर के ऑक्सीडेशन पॉइंट्स में रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, आप लोडिंग मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा किधर डाल सकते हो? ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा वहाँ अलाउ करोगे ना जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। जैसे तमिलनाडु में टेम्परेचर ज़्यादा है तो यू कैन अलाउ मोर ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर। कश्मीर में अगर ऑक्सीडेशन पॉइंट बनाया गया है तो ऐसे में वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाल पाएंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो बेसिकली बात ये है, इसके बेसिस पे एक टेबल दिया गया है लैटिट्यूड के बेसिस पे, इसको आपको रट लेना है, मैं रटने की ट्रिक भी बता दे रहा हूँ आपको, दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी। लैटिट्यूड और परमिसिबल बीओडी का यूनिट जरा चेकआउट करिए, केजी पर हेक्टेयर पर डे, ये ध्यान देना। ये परमिसिबल बीओडी, इसी परमिसिबल बीओडी को ऑर्गेनिक लोडिंग रेट भी कहते हैं, और यू कैन ऑल्सो से इट एज ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की डेफिनेशन ध्यान से सुनो और इसको घोट के इसको पानी में डालकर 2 चम्मच पी जाओ, क्योंकि यहाँ पे गलती करने की चांस होगी। क्योंकि अभी तक हम ऑर्गेनिक लोडिंग रेट अलग तरीके से डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट कैसे डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड एज केजी ऑफ बीओडी ट्रीटेड in the pond per day, kg of BOD treated in the pond per day divided by the surface area of the pond। आप सोचोगे सर इसमें सरफेस एरिया ये डिफरेंस है, ये तो है ही, इसमें सरफेस एरिया, अभी तक ऑर्गेनिक लोडिंग रेट में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता था, इसमें नहीं है वॉल्यूम, इसमें सरफेस एरिया। लेकिन इससे भी बड़ा एक डिफरेंस है जो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो निपट लोगे। कहाँ ध्यान देना है, ध्यान देना है इस वर्ड पे, ट्रीटेड पे, केजी ऑफ ब्यूटी ट्रीटेड। अगर हम लोग एएसपी की बात करें, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर, हर जगह जहाँ जहाँ हमने ऑर्गेनिक लोडिंग रेट लिखा था वहाँ पे हमने ये देखा कि कितना एंटर कर रहा है। केजी ऑफ बीओडी एंटरिंग द फिल्टर, गो बैक एंड चेक, पीछे जाओ और चेक करो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की क्या डेफिनेशन लिखवाई है। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इज केजी ऑफ बीओडी एंटरिंग, कितना एंटर कर रहा है, यहाँ पे एंटर नहीं, कितना ट्रीट हो रहा है, एंट्री माइनस एग्जिट। अगर 200 मिलीग्राम पर लीटर एंटर किया, 20 मिलीग्राम पर लीटर एग्जिट किया, तो ट्रीटमेंट कितने का हुआ, 180 का, तो 180 आएगा वहाँ पे। अभी तक ट्रिकलिंग फिल्टर और एएसपी में जो डिज़ाइन था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना एंटर किया, बस 200 एंटर किया, एग्जिट कितना करा उससे कोई लेना देना नहीं, बस एंटर कितना किया, 200 एंटर किया, 200 पुट कर दो। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे, तो इसको ध्यान देना। अब ये टेबल जरा देखो, 1 + 2 = 3 होता है कि नहीं, ये सब जानते हैं, इतना याद रहेगा कि नहीं, ऑब्वियसली बस ये पूरा टेबल याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, 12 डिग्री लैटिट्यूड पे इसकी वैल्यू है 300, 12 डिग्री 1 + 2 = 3, तो 12 डिग्री लैटिट्यूड पे इसकी वैल्यू है 300। अब लैटिट्यूड बढ़ाओगे या लैटिट्यूड घटाओगे तो परमिसिबल बीओडी, अगर लैटिट्यूड बढ़ा रहे हो तो परमिसिबल बीओडी कम करोगे, लैटिट्यूड घटा रहे हो तो परमिसिबल बीओडी बढ़ा दोगे। यू नो द लॉजिक कि इंडिया कैसे लाई करती है और इक्वेटर से ऊपर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तमिलनाडु और कश्मीर वाला एग्जाम्पल। तो 25 इंक्रीज होगा या 25 बढ़ेगा, और 4 डिग्री कम होगा या 4 डिग्री बढ़ेगा। तो इस तरीके से कुछ फैक्चुअल डेटा इंडिया के बारे में कि 8 डिग्री से 36 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में इंडिया लाई करती है, तो उसके बीच में एक वैल्यू अगर याद है तो आपको सारा याद हो गया, एक वैल्यू याद है तो सब याद है, ठीक है, राइट। तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की ये डेफिनेशन पहले लिख लो फटाफट।
राइट। चलो, तो याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया। इसके बाद ये जो वैल्यूज़ है ना सारी की सारी, ये सारी वैल्यूज़ मीन सी लेवल पे हैं। एक और चीज़ आपको मालूम है, जैसे जैसे मीन सी लेवल के ऊपर जाते हो टेम्परेचर कम हो जाता है कि नहीं। तो अगर पहाड़ी इलाका होगा और निचला इलाका होगा, तो पहाड़ी इलाके में जो ऊपर होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉन्ड होगा, तो उसमें लोडिंग रेट फिर कम हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। एक तो मीन सी लेवल की बात हुई। अब मीन सी लेवल से हट करके हम ऊपर चलें अब, तो एलिवेशन करेक्शन भी एक लगाना पड़ता है। इसको कहते हैं EC, दैट इज 1 + 0.003 इंटू EL। EL मतलब एलिवेशन लेवल इन 100 मीटर। एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली जो है, दिल्ली का जो एलिवेशन है वो है 250 मीटर, 250 मीटर का एलिवेशन है। और साथ ही साथ दिल्ली का जो लैटिट्यूड है वो है 24 डिग्री, वो है लैटिट्यूड है 24 डिग्री, ठीक है। एलिवेशन 250 मीटर है, लैटिट्यूड है 24 डिग्री। तो 24 डिग्री अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ से देख के लग रहा होगा 225 हम डायरेक्टली उठा लेते हैं, 225 हम डायरेक्टली उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आप 225 डायरेक्टली नहीं उठा सकते। 225 वहाँ से वैल्यू आई, तो इसका मतलब ये है कि 24 डिग्री लैटिट्यूड पे जो 225 है, तो 225 kg पर हेक्टेयर पर डे की जो मैक्सिमम परमिसिबल BOD है, ये मैक्सिमम है। परमिसिबल मतलब मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो मैक्सिमम परमिसिबल BOD इज एट मीन सी लेवल। लेकिन दिल्ली की जो एलिवेशन है वो मीन सी लेवल से ऊपर है, 250 मीटर पे। तो एलिवेशन करेक्शन EC फॉर दिल्ली कितना हो जाएगा? एलिवेशन करेक्शन फॉर दिल्ली हो जाएगा 1 + 0.003 इंटू एलिवेशन इन 100 मीटर्स। 100 मीटर्स में पुट करोगे आप, 100 मीटर्स में पुट करोगे तो यह आ जाएगा 0.003 इंटू 2.5। और जब ऐसा करोगे आप तो देखो यहाँ पे, ये देखो 0.003 इंटू 2.5, 1 + दिस गिविंग यू 1.0075। अब जो फाइनली ऑर्गेनिक लोडिंग रेट करेक्टेड निकालोगे फॉर दिल्ली, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट करेक्टेड फॉर दिल्ली, दैट विल बी जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट आपको टेबल में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, डिवाइड बाय दिस वैल्यू। तो आपकी करेक्टेड लोडिंग रेट हो जाएगी 1.0075 से डिवाइड करने के बाद 223.325 kg per hectare per day. Now this will be your BOD loading. So this is how you will apply it. This is how you will apply it. समझ गए? तो जो वैल्यूज जो टेबल में दी हैं वो MSL पे है, लेकिन अगर मान लो किसी जगह की हाइट भी मेंशन की गई है आपको, तो एलिवेशन करेक्शन लगा करके जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे लोडिंग कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे एलिवेशन में वैसे वैसे टेम्परेचर कम होएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होएगा आपकी लोडिंग रेट रिड्यूस होती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएंगे। कोई बीच की वैल्यू होगी तो इंटरपोलेट कर लेना, टेबल याद रहेगा तो इंटरपोलेट भी कर सकते हो। टेबल याद रहेगा तो इजीली यू कैन इंटरपोलेट ऑल्सो।
बात समझ में आ गई? राइट, आगे देखिए, ट्रीटमेंट प्रायर टू ऑक्सीडेशन पॉइंट कैन बी स्क्रीनिंग। मतलब ऑक्सीडेशन पॉइंट के पहले क्या करोगे, इसके पहले आप स्क्रीनिंग कर सकते हो, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप ग्रिट रिमूवल भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर वगैरह जैसी चीज़ें हैं, ग्रिट है, मेटल, ग्लास, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप ग्रिट रिमूवल भी कर सकते हो, लेकिन स्क्रीनिंग तो कर ही देते हैं। उसके बाद एफ्लुएंट जो यहाँ से निकलता है, एफ्लुएंट मतलब बाहर जाने वाला पानी जो यहाँ से निकलता है, इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एज इरीगेशन वाटर और फॉर फिश कल्चर और मे बी डिस्चार्ज इनटू अ स्ट्रीम इफ रेगुलेशंस परमिट। मतलब इसमें आप मछली पालन भी कर सकते हो। ये जो एफ्लुएंट निकलता है, ये एफ्लुएंट अब काफ़ी क्लियर हो चुका है, और ऐसे में आप यहाँ पे फिश कल्चर, मछली पालन कर सकते हो, वहाँ पे मछलियों की ग्रोथ करा सकते हो, क्योंकि सीवेज में अभी भी थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स बचे होंगे, 100% तो डिकम्पोजिशन होगा नहीं, वो न्यूट्रिएंट्स फिश की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। उसके अलावा हम फिश कल्चर करते वक्त अपनी तरफ से तो न्यूट्रिएंट देंगे ही, लेकिन जो ट्रीटेड सीवेज होगा उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे वो भी फिशेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। वेयर लैंड इज अवेलेबल, अगर लैंड अवेलेबल है तो ऑक्सीडेशन पॉइंट्स में बी फॉलोड बाय वन और मोर मैच्योरेशन और पॉलिशिंग पॉइंट। जैसे पॉलिश करना, पानी को और साफ करना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर लैंड अवेलेबल है तो ऑक्सीडेशन पॉइंट जिसने ट्रीटमेंट कर दिया, इसके बाद हम इसी के जैसा एक और पॉन्ड बना सकते हैं जो कि आपको एक तरीके से 2 स्टेज ट्रीटमेंट करके देगा, और इसको अपन लोग मैच्योरेशन पॉन्ड कहते हैं या फिर पॉलिशिंग पॉन्ड कहते हैं, जिससे कि ये और सफाई करके दे देगा और डिकम्पोजिशन बेहतर हो जाएगा, कुछ सस्पेंडेड मैटर सेटल होना होगा वो भी हो जाएगा। तो दिस इज मैच्योरेशन और पॉलिशिंग पॉन्ड, यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन डू। कोलकाता में फिश कल्चर करते हैं, कोलकाता में फिश कल्चर करते हैं, मछली पालन किया जाता है, ठीक है। दीज पॉन्ड्स आर होली एरोबिक हैविंग डेप्थ ऑफ अराउंड 1 मीटर। मतलब पॉलिशिंग पॉन्ड्स की बात करें तो वो 1 मीटर की ही डेप्थ होती है, पूरी तरीके से एरोबिक, और डिटेंशन टाइम भी 5 दिन का इसमें रखते हैं, इसका डिज़ाइन डेटा है। पॉलिशिंग पॉन्ड बनाना मतलब पानी को और क्लियर करना है और साफ करना है, तो ऐसे में डिटेंशन टाइम 5 दिन का स्टैंडर्ड रखा गया है। इसमें पूरा बहुत ज़्यादा डिटेंशन टाइम देने की जरूरत नहीं है, पानी ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, और डेप्थ इसकी देते हैं 1 मीटर। दीज पॉन्ड्स प्रोवाइड एक्सीलेंट एनवायरनमेंट फॉर ब्रीडिंग ऑफ एडिबल फिश विच में पे बैक द कॉस्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट। तो इस तरह के अगर आप पॉइंट्स बनाते हो, उसमें आप फिश कल्चर करते हो, कोलकाता में फिश कल्चर होता है जैसे, तो इस तरह के पॉइंट्स बना करके इसमें फिश कल्चर करोगे, तो ऐसे में आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, फिशेस को बेच करके आपका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट निकल आएगा। उसके बाद लास्ट में नोट है,
डिटेंशन पीरियड ऑफ पॉन्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय, जो डिटेंशन पीरियड है पॉन्ड का उसको आप अप्रोक्सीमेटली इससे दे सकते हो, dt इज इक्वल टू 1/k ln इन्फ्लुएंट BOD बाय एफ्लुएंट BOD, इन्फ्लुएंट BOD बाय एफ्लुएंट BOD। इस फॉर्मूले से आप डिटेंशन टाइम दे सकते हो। k इज द डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट बेस E पर, k इज द डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट बेस E पर। एक्चुअल डिटेंशन टाइम ऐसे नहीं, एक्चुअल डिटेंशन टाइम तो कितना वॉल्यूम है और कितना डिस्चार्ज आ रहा है, dt इज इक्वल टू V/Q से एक्चुअल निकलेगा। ये एक्चुअल है, ये वो है जो है, ये वो है जो अप्रोक्सीमेट है कि अगर इन्फ्लुएंट BOD इतनी है, एफ्लुएंट BOD इतनी है, तो अप्रोक्सीमेट डिटेंशन टाइम इतना, ऐसा, ठीक है। एक्चुअल तो ये है जो कि है, dt इज इक्वल टू V, इतना वॉल्यूम है, इतना डिस्चार्ज जा रहा है, तो कितने टाइम के लिए रुका बिफोर गोइंग आउट, तो दैट इज द एक्चुअल। ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड से भी रिलेटेड जो भी सवाल हैं उसको भी आप पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। अब हम आते हैं हमारे सेप्टिक टैंक पर। सेप्टिक टैंक को किसी भी बुक वगैरह से नहीं पढ़ना, ना कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, ना ही मेडिजी की बुक, कुछ भी अपडेटेड नहीं है, सब ओल्ड डेटा के बेसिस पे चल रहा है। 1983 वाला कोई मतलब नहीं है वो सब देखने का, अभी देखो लेटेस्ट, ठीक है ना, जो अभी सेप्टिक टैंक का सिस्टम चल रहा है। तो सेप्टिक टैंक एज पर IS 2470 ऑफ 2001, ठीक है ना। तो आपको ये जो पॉइंटर्स मैं बता रहा हूँ ये यहीं पे इसी क्लास में पता चलने वाले हैं और कहीं पे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनते जाओ। सेप्टिक टैंक जैसे कि एक लो कॉस्ट ट्रीटमेंट मेथड का ही एक हिस्सा है, जो कि जैसे बिल्डिंग्स होती हैं या छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो उनके इन हाउस ट्रीटमेंट का पार्ट है सेप्टिक टैंक। मतलब वहीं का वहीं अगर ट्रीटमेंट करना है तो जो भी अपना कमोड से फ्लश्ड मैटर निकलता है वो सारा का सारा सेप्टिक टैंक में जाता है। जो कमोड से जो फ्लश्ड मैटर होता है ना वो सारा का सारा सेप्टिक टैंक में जाता है। कुछ कुछ जगहों पे पूरा सीवेज भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर कमोड से जो आप फ्लश करते हो वो जाता है सेप्टिक टैंक में। मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है ना, बायोडिग्रेडेबल वाला, एक्सक्रीटा वगैरह, यूरिन वगैरह, वो सब इसमें जाता है, ठीक। तो सेप्टिक टैंक इज एन एनारोबिक यूनिट, क्लोज्ड है पूरी तरीके से। इट्स एन एनारोबिक यूनिट इन विच सीवेज इज डायरेक्टली डिस्चार्ज्ड। मतलब सीवेज एंटर्स फ्रॉम योर हाउस, इट डायरेक्टली एंटर्स इनसाइड, डायरेक्टली अंदर एंटर करता है, और वेस्ट वाटर यहाँ पे कुछ समय स्पेंड करता है। मीनवाइल जितना भी स्लज होता है वो उसमें सेटल हो जाता है, और मीनवाइल जितना भी स्लज होता है वो उसमें सेटल हो जाता है, और जब और सीवेज आता है तो बाकी का ऑलरेडी प्रेजेंट सीवेज धीरे धीरे बाहर निकलता है, धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो देखो, द स्लज गेट्स सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। इस टैंक के बॉटम पे यहाँ पे स्लज सेटल हो जाता है, एंड द स्कम राइजेस टू द टॉप सरफेस। द स्कम एंड द डिपॉजिटेड स्लज इज क्लीन्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड। मतलब कुछ समय के बाद ये जो स्लज है, ये जो स्कम है, इसको कुछ समय के बाद हटा लिया जाता है। जनरली 6 महीने से 1 साल के बीच में एक बार इसकी सफाई हो जानी चाहिए। जनरली 6 महीने से 1 साल के बीच में एक बार इसकी सफाई हो जानी चाहिए। जैसे हम दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ जो सेप्टिक टैंक, हम लोग जहाँ पहले रहते थे, हम लोग दिल्ली में जहाँ पहले रहते थे, तो वहाँ पे सेप्टिक टैंक था नीचे। वो सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के लिए बस हमको फ़ोन करना रहता था दिल्ली जल बोर्ड में, और वो आ कर के फ्री में, कोई पैसा नहीं लिए, ऐसा करके हम वहाँ पे जब तक 3 साल तक के रहे थे वहाँ पे, तो हमने 2 बार उसको करवाया था खुद से, ठीक है। तो हमने इसको 2 बार ट्रीटमेंट कराया था। वैसे कायदे से 6 महीने से 1 साल, लेकिन कुछ कुछ लोग 5-5, 10-10 साल भी नहीं कराते, गलत बात है जो कि। तो वो दिल्ली जल बोर्ड को फ़ोन करना है, वो लोग आएंगे, उनका ट्रक आएगा, अंदर पाइप डालता है, ये मैन होल बना हुआ है, ये होल बना हुआ है, वो कवर खोलेगा, मैन होल कवर खोल करके पाइप डालेगा अंदर, और पूरा जितना भी होगा सब लेके चले जाएगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। दे डू इट, ठीक है ना, गवर्नमेंट का काम रहता है। सो द स्कम एंड द डिपॉजिटेड स्लज इज क्लीन्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। अब इससे रिलेटेड कुछ डिज़ाइन डेटा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, 1 सेप्टिक टैंक केटर्स टू अ मैक्सिमम 300 पीपल। मतलब एक सेप्टिक टैंक जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 300 लोगों के लिए बनाओगे। अगर ज़्यादा लोग हैं, 300 से ज़्यादा, तो फिर एक सेप्टिक टैंक नहीं, फिर मल्टीपल सेप्टिक टैंक्स बनेंगे, फिर मल्टीपल सेप्टिक टैंक्स बनेंगे। दूसरा, सेप्टिक टैंक्स नॉर्मली शुड कैरी फीकल मैटर एंड यूरिन ओनली। मतलब सेप्टिक टैंक में सिर्फ एक कमोड का ही सीवेज जाना चाहिए जिसमें फीकल मैटर यानी कि एक्सक्रीटा और यूरिन होना चाहिए। इसी को अपन फाउल सीवेज कहते हैं, इसी को फाउल सीवेज। व्हाट इज फाउल सीवेज? फाउल सीवेज इज
फीकल मैटर प्लस यूरिन, मतलब कमोड से जाने वाले सीवेज को फाउल सीवेज कहते हैं. दिस इज बिकॉज, वाई? बिकॉज दिस फाउल सीवेज is completely biodegradable and therefore anaerobic decomposition will be fruitful. This is because foul sewage is completely biodegradable. आप खाते हो कैसा? जो खाते हो वही निकालते हो. आप बायोडिग्रेडेबल कंज्यूम करते हैं, आप बायोडिग्रेडेबल निकालते भी हैं. तो इट इज़ कम्प्लीटली ना आप यूरेनियम खाओगे ना निकालोगे, ना कैडमियम खाते हो, कैडबरी खा लेते हो, कैडमियम तो नहीं खाते, तो ना वो निकालते हो. तो जो खाएंगे वही निकालेंगे. तो फाउल सीवेज इज कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल. यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सीवेज 100% बायोडिग्रेडेबल है? फाउल सीवेज. ठीक. नेक्स्ट, इफ ओनली वाटर क्लोजेट्स आर कनेक्टेड टू अ सेप्टिक टैंक. अगर सिर्फ वाटर क्लोजेट यानी कि कमोड ही कनेक्टेड हैं, कहाँ से? सेप्टिक टैंक से, तो जो सीवेज फ्लो विल बी अबाउट 40 to 70 लीटर पर कैपिटा पर डे. आप दिन में कितनी बार फ्लश करते हो बताओ? जितनी बार वॉशरूम जाते हो टॉयलेट करने के लिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए, 5 बार 6 बार 7 बार, हर बार 5-6 लीटर एक बार में फ्लश कर देते हो. तो ऐसे 6-7 बार करोगे तो ये 40 से 70 लीटर पर कैपिटा पर डे लिया जाता है. तो जो वाटर क्लोजेट्स है ना, अगर वहीं से सिर्फ सीवेज जा रहा है तो सीवेज फ्लो विल बी अबाउट 40 to 70. लेकिन अगर सलेज भी जाना शुरू हो गया, यानी कि आपका वॉशरूम है जिसमें आप नहा रहे हो, किचन का सिंक है जिसमें कि बर्तन वर्तन धो रहे हैं, तो वो सलेज है. अब सलेज सीवेज में डिफरेंस समझाते. तो सलेज भी जाना शुरू हो गया तो डिस्चार्ज बढ़ जाएगा. तो अगर सलेज भी जाना शुरू हो गया तो सीवेज फ्लो में भी 90 से लेकर 115 लीटर्स पर कैपिटा पर डे. ये सब वैल्यूज याद रखो. 90 से लेकर 115 लीटर पर कैपिटा पर डे. डिटेंशन टाइम आप देते हो 24 से लेकर के 48 घंटे, बेस्ड ऑन एन एवरेज डेली फ्लो ऑफ सीवेज. मतलब जो भी एवरेज फ्लो आता है सीवेज का, उसको आपको 24 से 48 घंटे यानी कि 1 से 2 दिन का डिटेंशन टाइम टैंक के अंदर देना होगा बिफोर इट गोज आउट. क्योंकि जब भी कभी आप फ्लश मारोगे, एक बार फ्लश में हाथ मारोगे, तो ऐसे में वो जो सेप्टिक टैंक में जाएगा सीवेज, तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट सीवेज होगा उसको धक्का लगेगा, उसमें से थोड़ा पार्ट बाहर जाएगा, तब ना उसकी जगह वो दूसरा आएगा. तो जो बाहर गया है अभी, उसको ऑन एन एवरेज 24 से 48 घंटे का समय मिल जाना चाहिए अंदर, ताकि उसमें प्रेजेंट सॉलिड जो है आसानी से सेटल कर जाए नीचे. द रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ स्लज कैन बी 30 लीटर्स पर कैपिटा पर ईयर. मतलब एक साल में एक व्यक्ति के द्वारा जो नीचे स्लज इकट्ठा होगा, जो नीचे स्लज बनेगा, स्लज वो जो डेंस मास, वो बनेगा 30 लीटर, 30 लीटर्स पर कैपिटा पर ईयर. एक दिन, एक साल में एक व्यक्ति के द्वारा 30 लीटर स्लज अक्यूमुलेट होगा. डी स्लजिंग इंटरवल, जैसे कि डी स्लजिंग मतलब क्लीनिंग, सफाई का इंटरवल आइडियली होना चाहिए 6 से लेकर के 12 महीने. 6 to 12 मंथ्स में क्लीन करा सकते हैं. लेकिन स्मॉल डोमेस्टिक टैंक्स, जो छोटी डोमेस्टिक टैंक्स होती हैं, हमारे दो वाली, इट मे बी क्लीन्ड एटलीस्ट वंस इन 2 years. हो सकता है आप एक बार क्लीन कराओ हर 2 साल में, वो भी चलेगा अगर छोटी डोमेस्टिक टैंक है. तो मिनिमम विड्थ 0.75 मीटर रखते हैं. मतलब सेप्टिक टैंक की कम से कम विड्थ 0.75 तो होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उससे 0.75 मीटर से कम नहीं जाएगी. मिनिमम डेप्थ 1 मीटर बिलो द वाटर लेवल. जो आपका वाटर लेवल है फ्री बोर्ड के अलावा, फ्री बोर्ड से नहीं बता रहे हैं आपको वाटर लेवल के नीचे बता रहे हैं कि 1 मीटर होगा, और ऊपर में फ्री बोर्ड तो होगा ही. L/B रेशो 2 से लेकर के 4 फॉर रेक्टेंगुलर सेप्टिक टैंक. जनरली रेक्टेंगुलर भी होती हैं और कुछ जगहों पे सर्कुलर सेप्टिक टैंक भी होती है. एक तरफ से आता है पानी, एक तरफ से जाता है, जैसे सर्कुलर में होता है. ठीक है ना. तो अब हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेप्टिक टैंक्स की बात करें तो फॉर रेक्टेंगुलर सेप्टिक टैंक्स L/B रेशो इज 2 to 4. मिनिमम फ्री बोर्ड 0.3 मीटर, कम से कम फ्री बोर्ड 0.3 मीटर का लेते हैं, और मिनिमम डेप्थ 1 मीटर बिलो वाटर लेवल, तो ये 1 मीटर और ये 0.3 मीटर, तो 1.3 मीटर तो हो ही गया मिनिमम से मिनिमम. ओवरऑल डेप्थ पूछेगा तो मिनिमम फ्री बोर्ड 0.3, मिनिमम लिक्विड मिनिमम डेप्थ 1 मीटर बिलो वाटर लेवल, तो ये आ गया 1.3 मीटर. एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया, मिनिमम लिक्विड कैपेसिटी. कम से कम इसकी लिक्विड कैपेसिटी जो होनी चाहिए फ्री बोर्ड को छोड़ करके वो 1000 लीटर होनी चाहिए. मतलब सेप्टिक टैंक में कम से कम 1000 लीटर का वॉल्यूम होना चाहिए फ्री बोर्ड को छोड़ करके. वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक इस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स में आप इसको इमेजिन कर सकते हो. वैसे इसको हम पार्टीशन नहीं कर रहे,
वी आर नॉट डूइंग पार्टीशन हियर, लाइक ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट अलग अलग है, ऐसा नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं है, सब एक साथ ही है पूरी की पूरी टैंक। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट है लेट्स कॉल दिस एज V1 एंड ऊपर वाला पार्ट है लेट्स कॉल दिस एज V1, ठीक है, इसको V2 और V1 कह देते हैं। तो हम लोग जो टोटल वॉल्यूम देते हैं वो ऊपर वाला वॉल्यूम प्लस नीचे वाला वॉल्यूम, जैसे टोटल वॉल्यूम इज गिवन एज V1 प्लस V2, ये इमेजिन करके देते हैं कि ऊपर में सीवेज के लिए भी सफिशेंट वॉल्यूम होना चाहिए और नीचे में स्लज के लिए भी सफिशेंट वॉल्यूम होना चाहिए। तो दोनों को हम सेपरेट सेपरेट मानते हुए इस तरीके से वॉल्यूम देते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन एंड V2 इज द वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन। ऊपर का वॉल्यूम है सेटलिंग जोन, नीचे का वॉल्यूम है स्लज जोन। V1 इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज मल्टीप्लाइड बाय डिटेंशन टाइम, ऊपर वाला सीवेज के लिए है, ऊपर वाला वॉल्यूम सीवेज के लिए है, नीचे वाला वॉल्यूम स्लज के लिए है, ये हम अलग अलग दे रहे हैं सेपरेट। तो ऐसे कोई पार्टीशन नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल टैंक का वॉल्यूम दोनों को देख करके दे रहे हैं। तो V1 है रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, मतलब किस रेट से सीवेज फ्लो किया मल्टीप्लाइड बाय डिटेंशन टाइम, मल्टीप्लाइड बाय डिटेंशन टाइम। और दूसरा है रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ स्लज मल्टीप्लाइड बाय डी स्लजिंग इंटरवल, मतलब कितने टाइम में डी स्लज किया जा रहा है, इसको क्लीन किया जा रहा है। तो नीचे स्लज के लिए ऊपर वाला V इज इक्वल टू क्यू डी टी एंड V2 इज इक्वल टू ऑल्सो क्यू इंटू डी टी, दोनों क्यू इंटू डी टी, क्यू इंटू डी टी। इसके बाद आगे देखिए, जिन जिन जगहों पे कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक 2000 लीटर से ज़्यादा हो जाती है, वेयर द कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक एक्सीड्स 2000 लीटर, देन द टैंक में बी डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स, तब टैंक को 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ पार्टीशन। तब आप यहाँ पे ऐसा वर्टिकल पार्टीशन लगा सकते हो विथ अ होल इन इट, ताकि एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन पानी इजीली जा सके। What is the criteria for partition? This is the criteria for partition. 2/3 on the inlet side, 1/3 on the outlet side. 2/3 इनलेट साइड पे, 1/3 आउटलेट साइड पे, 2/3 इनलेट साइड पे, 1/3 आउटलेट साइड पे। इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल 3000 लीटर है, तो 3000 लीटर अगर टोटल है तो उसमें से 2000 लीटर इस तरफ होगा और 1000 लीटर इस तरफ होगा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि बहुत बड़े वॉल्यूम में होता क्या है कि स्लज में अगर कहीं पे भी हल्का सा भी टर्बुलेंस आ गया तो अपने किए कराए पे पानी फेर जाएगा, ऐसे में जितना स्लज सेटल कराया सब ऊपर उठ जाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा हो, इसीलिए जो स्लज अगर इस जगह पे इकट्ठा हुआ है तो वो स्लज बाहर जाते हुए पानी में कम से कम दिखाई पड़े, तो इसीलिए यहाँ पे पार्टीशन वगैरह लगाया जाता है। छोटे टैंक में पार्टीशन वगैरह लगाने की जगह ही नहीं होती और ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो कम वॉल्यूम और कम डिस्चार्जेस के लिए होता है। अब अगर मान लो वॉल्यूम, डिस्चार्ज, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, 2000 लीटर से भी ज़्यादा हो रहा है, तब आपको ये पार्टीशन वगैरह ठीक रहेगा लगाना। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया देखो, हर सेप्टिक टैंक में एक वेंट पाइप होना उससे कनेक्टेड जरूरी है, और वो वेंट पाइप का डायमीटर कम से कम 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर तो होगा ही होगा। आप अपनी छत में जाकर के देखिएगा, एक पाइप होगा जो इस लेवल के आसपास में होगा, छत में देखना एक पाइप होगा जो इस लेवल के आसपास में होगा, उसके पास जाते ही बड़ी बदबू आती है भयानक सी। सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड पाइप है वो सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड है, और सेप्टिक टैंक में जो भी फाउल गैस बन रही है, क्योंकि एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है तो सारी की सारी फाउल गैसेस आ रही हैं बाहर, और यही वेंट को निकालना है, यही गैसेस वेंट को बाहर निकालना है। तो ईच सेप्टिक टैंक शैल बी प्रोवाइडेड विथ अ वेंट पाइप ऑफ एटलीस्ट 50 मिलीमीटर डायमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर डायमीटर, एंड दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द वेंट, माय डियर्स। ये क्राइटेरिया जरा देखो वेंट का, ये क्राइटेरिया क्या है जरा ध्यान से देखो। अगर बिल्डिंग से सेप्टिक टैंक 20 मीटर से ज़्यादा दूरी पर है, जैसे मान लो एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में बहुत सारे घर हैं, गार्डन वार्डन भी है, और कहीं दूर पे एक सेप्टिक टैंक का सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, 200-300 लोग रहते हैं वहाँ पे, हो सकता है ज़्यादा लोग रहते हो तो मल्टीपल सेप्टिक टैंक्स होंगे वहाँ पे, थोड़ा दूर है घरों से, तो 20 मीटर से ज़्यादा दूर है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे ये जो सेप्टिक टैंक लगा है उससे 2 मीटर के ऊपर पे वेंट पाइप से आपको छोड़ना पड़ेगा। ये वेंट पाइप की हाइट होनी चाहिए 2 मीटर, ताकि ये वेंट पाइप कम से कम 2 मीटर ऊपर अपनी सारी की सारी गैसेस जैसे कि अमोनिया, H2S, ये सब हो रही है रिलीज, ये सब छोड़ दे। लेकिन अगर घरों से ये 20 मीटर से कम दूरी पर है, मतलब सेप्टिक टैंक है लेकिन 20 मीटर से कम दूरी पर है, तो वेंट पाइप को बढ़ाना पड़ेगा। वेंट पाइप को कितना ऊपर लेके जाना पड़ेगा?
इसका जो छत का लेवल है, जो कि लास्ट छत का लेवल है, ये ऊपर ऊपर का मत देखो, ये ऊपर ऊपर में ये कोई रहता नहीं है, ये सिर्फ तामझाम के लिए, ये सिर्फ एस्थेटिक्स है बस। रहते लोग ये यहाँ पे छत है, ये टेरेस लेवल है, ये इसका रूफ लेवल है। तो जो टेरेस लेवल है उससे 2 मीटर ऊपर जाएगा, उस टेरेस लेवल से 2 मीटर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। जो भी टेरेस लेवल होगा आसपास की बिल्डिंग का हाईएस्ट टेरेस लेवल, उससे 2 मीटर ऊपर जाएगा। तो आपकी घरों में भी आप देखते हो ना, छत में ही लगा रहता है। और आपकी हाइट कितनी है? आपकी हाइट 1.5-2 मीटर होगी, और क्या, मेरे से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो 2 मीटर हो जाएगा। मेरी हाइट अभी 6 फीट 1 इंच, तो माई हाइट इज 6 फीट एंड 1 इंचेस। तो ऐसे में बात समझो, अब मेरी हाइट है, अब मेरी हाइट से थोड़ा सा और ऊपर होगा, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर होगा, तो वही होता है, वही दिखता है वहाँ पे, आपके छत में लगा रहता है, वही 2 मीटर की हाइट का, बस यही है, राइट। ओके देन, राइट। इसके बाद बात करते हैं सेप्टिक टैंक एफ्लुएंट। मतलब अब अभी तक बात हो रही थी सेप्टिक टैंक की, अब बात करते हैं सेप्टिक टैंक से बाहर निकलता है जो सीवेज, तो उस एफ्लुएंट का अपन लोग क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू विद दैट सेप्टिक टैंक एफ्लुएंट? उस एफ्लुएंट का क्या करते हैं? लेट्स सी दैट। अब देखो ऐसा है, जो एफ्लुएंट होता है ना सेप्टिक टैंक से, द एफ्लुएंट फ्रॉम अ सेप्टिक टैंक शुड नॉट बी अलाउड इन ओपन ड्रेन्स और एनी वाटर बॉडी। मतलब खुली ड्रेन्स में वो नहीं जाना चाहिए। आपके घर के बाहर में देखना ड्रेन्स होंगी जिसके ऊपर पत्थर लगा देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, तो वो खुली ड्रेन्स में कभी नहीं जाना चाहिए, वो क्लोज ड्रेन्स में होना चाहिए, क्योंकि उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो उसमें पनप रहे हों, ग्रो कर रहे हों। तो इट शुड नेवर बी अलाउड इन ओपन ड्रेन्स और एनी वाटर बॉडी। किसी भी वाटर बॉडी में डायरेक्टली उसको डिस्चार्ज करना अलाउड नहीं है, इट इज़ नॉट अलाउड। इन अनसीवर्ड एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली में जहाँ हम पहले रहते थे वो अनसीवर्ड एरिया था, अभी जहाँ रहते हैं वो सीवर्ड एरिया है, तो वहाँ पे सेप्टिक टैंक की ज़रूरत ही नहीं है, सेप्टिक टैंक का प्रोविज़न ही नहीं है। आपका जितना सीवेज है वो सीधा सीवरेज सिस्टम में जाता है। सेप्टिक टैंक क्या है? वो तब चाहिए जब सीवरेज सिस्टम ही नहीं है। ये जो खुली ड्रेन्स होती हैं जिसके ऊपर वो लगा देते हैं, पत्थर वत्थर लगा के उसको बंद कर देते हैं, तो तब सेप्टिक टैंक की रिक्वायरमेंट होती है, जब पूरी सीवर्ड सिस्टम नहीं बना रहता। तो इन अनसीवर्ड एरियाज एवरी हाउस शुड हैव अरेंजमेंट फॉर इट्स सीवेज बीइंग ट्रीटेड इन अ सेप्टिक टैंक एफ्लुएंट, एफ्लुएंट फ्रॉम विच बीइंग ट्रीटेड इन अ सेप्टिक टैंक, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, बीइंग ट्रीटेड इन अ सेप्टिक टैंक, कॉमा, एफ्लुएंट फ्रॉम विच through the drains it can be disposed onto land, soil absorption system or treated using biological filters and upflow anaerobic filters. You can go for biological filters and upflow anaerobic filters. Now these are the two types of systems which you can remember कि इनके नाम बस, बाकी ये पूरा का पूरा सिस्टम अभी नहीं पढ़ना है आपको, ये यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है। बस अभी ये समझना है कि या तो ये जो ड्रेन है, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि ये सेप्टिक टैंक है, सेप्टिक टैंक में से पानी आया बाहर, जो घर के बाहर जो ड्रेन लगी हुई हैं, है ना, जो म्यूनसिपैलिटी ने ड्रेन्स वगैरह रोड के किनारों में बनाई हैं, वो उसमें इन ड्रेन्स से जितना भी सीवेज फ्लो करते 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 घूमते फिरते पहुंच रहा है, या तो हम इसको किसी एक ओपन एरिया में डिस्पोज कर देंगे, इसको बोलते हैं सॉइल एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दूसरा तरीका है कि इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के लिए अपफ्लो एनारोबिक फिल्टर्स या फिर बायोलॉजिकल फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। दो अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स हैं, इसमें हैं कुछ नहीं, अल्टीमेटली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ट्रीट करने के ये तरीके हैं। तो या तो सॉइल में डिस्पोज करो या फिर इसको ट्रीट करो यूजिंग बायोलॉजिकल फिल्टर्स एंड अपफ्लो एनारोबिक फिल्टर्स। द सॉइल एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ये जो सॉइल एब्जॉर्प्शन सिस्टम है जिसमें मैं आपको बताया कि इसको किसी ओपन एरिया में ले जाओ और वहाँ पे इसको थ्रो कर सकते हो। तो द सॉइल एब्जॉर्प्शन सिस्टम इन्वॉल्व्स द डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट ऑन लैंड एंड डिपेंड्स ऑन द पर्कुलेशन रेट। जो सॉइल एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है ये लैंड में डिस्पोजल का तरीका है, खुले लैंड में डिस्पोजल का तरीका है, और ये डिपेंड करता है उस लैंड के पर्कुलेशन रेट पे। एक बात अब आपको यहाँ पे समझने वाली है, दो टर्म होती हैं, एक टर्म होती है इनफिल्ट्रेशन रेट और दूसरी टर्म होती है पर्कुलेशन रेट। एक टर्म है इनफिल्ट्रेशन रेट और दूसरी टर्म है पर्कुलेशन रेट। ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स होती है, रिवर्स, एकदम रिवर्स। इनफिल्ट्रेशन रेट का जो कॉमन यूनिट होता है वो होता है जैसे सेंटीमीटर पर आवर, मिलीमीटर पर आवर, ये होता है,
है ना, जैसे सेंटीमीटर पर मिनट, मिलीमीटर पर मिनट, इस तरह के यूनिट होते हैं एटसेट्रा। परकोलेशन रेट का यूनिट इसका उल्टा होता है, मिनट पर सेंटीमीटर, आवर पर सेंटीमीटर, आवर पर मिलीमीटर, ये इस तरह के यूनिट्स होते हैं, जिसमें कि हम लोग ये कॉमनली यूज्ड यूनिट होता है मिनट पर सेंटीमीटर। मतलब इन्फिल्ट्रेशन रेट ये बताता है कि 1 घंटे में कितना डेप्थ पानी का अंदर गया। जैसे मैं बोलता हूँ 3 सेंटीमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर पानी डेप्थ जो है वो अंदर गई। लेकिन परकोलेशन रेट अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल 30 मिनट पर सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर पानी अंदर जाने में, मतलब मान लो सॉइल के ऊपर 1 सेंटीमीटर पानी पड़ा हुआ है, पूरा 1 सेंटीमीटर पानी की डेप्थ सॉइल के ऊपर पड़ी हुई है, उसको अंदर जाने में 30 मिनट लग गए, वो परकोलेशन रेट है। तो कभी भी कंफ्यूज मत करना, परकोलेशन रेट और इन्फिल्ट्रेशन रेट दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स, एकदम उल्टा एक दूसरे का। एक बता रहा है कितने टाइम में कितनी डेप्थ, एक बता रहा है कितने डेप्थ को कितना टाइम लग रहा है। बात समझे? राइट। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं परकोलेशन रेट यूज करते हैं कॉमन, हाइड्रोलॉजी में यूज करते हो इन्फिल्ट्रेशन रेट कॉमनली, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। एक तरीके से बोलने का तरीका है, यहाँ पे लोगों ने परकोलेशन रेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट को दे दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला आता है परकोलेशन रेट के बेसिस पे, इसीलिए। देखो, परकोलेशन रेट इज डिफाइंड एज द टाइम इन मिनट्स, अंडरलाइन दिस, इन मिनट्स required for the seepage of water through the soil by 1 सेंटीमीटर। कितने समय में 1 सेंटीमीटर पानी अंदर सीप कर गया, वो आपका परकोलेशन रेट कहलाता है। हायर परकोलेशन रेट का मतलब क्या है? हायर परकोलेशन रेट का मतलब है लेस परमिएबिलिटी। सोचो जरा, खुद में एब्जॉर्ब करो। हायर परकोलेशन रेट, जैसे मैं बोल रहा हूं, एक है 30 मिनट पर सेंटीमीटर और दूसरा है 5 मिनट पर सेंटीमीटर। इसका परकोलेशन रेट हाई है, ये वाला परकोलेशन रेट वैल्यू देखो लो है, वो 30 है, ये 5 है। तो 30 मिनट लग रहा है 1 सेंटीमीटर परकोलेट करने में पहले केस में, दूसरे केस में 5 मिनट लग रहा है 1 सेंटीमीटर परकोलेट करने में। तो कौन फास्ट परकोलेट हुआ? जिसमें कम समय लग रहा है, तो उसकी परमेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि परमेबिलिटी कम है। तो हायर परकुलेशन रेट होने का मतलब है लेस परमेबिलिटी, ठीक है ना। इन्फिल्ट्रेशन रेट का अपोजिट हम सोच रहे हैं अब, ठीक। अब सॉइल एब्जॉर्प्शन सिस्टम, जिसको मैं बोल रहा था ना कि लैंड एरिया में उसको डिस्चार्ज कर दो, तो ऐसे ही नहीं, इसका एक तरीका है। तो जो सही तरीका है वो कैसा है वो देखो। सॉइल एब्जॉर्प्शन सिस्टम मे बी आइदर अ सोक पिट, ऑल्सो कॉल्ड एज सीपेज पिट, ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोक अवे। सोक पिट, सीपेज पिट और सोक अवे। दूसरा है डिस्पर्जन ट्रेंच। मतलब जब आप खुले एरिया में जाते हैं तो लैंड प्रिपरेशन करना पड़ता है। हो सकता है कि आपके पास एरिया बहुत सारा हो, और हो सकता है जब एरिया आपके पास कम हो। अगर आपके पास एरिया कम होता है, एरिया लेस, तब हम लोग प्रिफर करते हैं सोक पिट। सोक पिट जो होते हैं वो गहरे गड्ढे होते हैं, वो गहरे गड्ढे होते हैं, दे आर डीपर, दे आर डीपर। लेकिन जब आपके पास एरिया बहुत होता है, तो एरिया मोर है, तो इतने गहरे गड्ढे करने का जरूरत नहीं है, तब आप डिस्पर्जन ट्रेंच या सिंपली ट्रेंच प्रोवाइड करते हैं। डिस्पर्जन ट्रेंच या फिर सिंपली ट्रेंच प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं। इसमें सरफेस एरिया बहुत होती है, इसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा नहीं होती। पिट मतलब ही गड्ढा होता है, सोक पिट बोल रहे हैं ना, पिट मतलब ही गड्ढा है, तो डीपर है और साथ ही साथ इसकी सरफेस एरिया कम है। तो इसमें जो इवेपोरेशन होता है ना रेट, इवेपोरेशन रेट इज़ लेसर, क्योंकि सरफेस एरिया एक्सपोज जो है वो कम है, तो उसमें पानी इवेपोरेट होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। डिस्पर्जन ट्रेंच की बात करें तो भले ही एरिया इसमें ज़्यादा लगा, लेकिन कुछ फ़ायदे हुए। ये कंपैरेटिवली शैलोअर है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। सरफेस एरिया इसकी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो इवेपोरेशन रेट होता है ये भी ज़्यादा हो जाता है, तो पानी इवेपोरेट भी इसमें से तेज़ी से कर जाता है। तो डिपेंड करेगा कि एरिया अपने पास कितना है, कम है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से या तो सोक पिट या तो डिस्पर्जन ट्रेंच बनाएंगे, और क्राइटेरिया दोनों के लिए यही है। इन नो केस, चाहे आप ये बनाओ या ये बनाओ, लैंड जो होना चाहिए उसका परकुलेशन रेट शुड नॉट एक्सीड, इन नो केस परकुलेशन रेट
शुड एक्सीड, अच्छा ठीक तो है, इन नो केस लिखते हो दिया, यहाँ पे नो वर्ड आ गया ना तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, नो आ गया तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन नो केस परकुलेशन रेट शुड एक्सीड 60 मिनट पर सेंटीमीटर, मतलब 60 मिनट पर सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक, वो मैक्सिमम है। नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो उस लैंड में अगर सीवेज डालोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो क्या दिक्कत आएगी? बहुत ज़्यादा समय लगने से आपका सीवेज अंदर जाएगा ही नहीं, तो सीवेज अंदर ही नहीं जाएगा, ग्राउंड में अंदर जाएगा ही नहीं, तो फिर वो वहाँ पे बिल्डअप होने लगेगा सीवेज। छठवां पॉइंट, मैक्सिमम अलाउएबल रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीवेज ऑन टू द सॉइल इज दिस, मतलब आप कितने मैक्सिमम रेट से किसी एक पीस ऑफ लैंड में आप डाल सकते हो सीवेज, वो ये है Q इज इक्वल टू 204 बाय रूट ओवर T। Q इज इन लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे, मतलब कितने एरिया में कितना डिस्चार्ज आप ऐड कर सकते हो, डाल सकते हो। इट इज बेस्ड ऑन द परकुलेशन रेट एंड नेचुरली इट इज इनवर्स ऑफ द परकुलेशन रेट। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल है, दिस फॉर्मूला इज एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है, लेकिन ये तो कॉमन सेंस से हम समझ पा रहे हैं। परकुलेशन रेट अगर बढ़ेगा तो ये तो अच्छी बात तो नहीं है, परमिबिलिटी कम है सॉइल की, तो जो आप रेट जिससे आप डाल पाओगे सीवेज वो कम हो जाएगा। तो वेयर Q इज इन लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे एंड T इज परकुलेशन रेट इन मिनट पर सेंटीमीटर, जो T है ना वो परकुलेशन रेट है मिनट पर सेंटीमीटर में। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क यहाँ पे कि रीड मोर अबाउट बायोलॉजिकल फिल्टर्स एंड अपफ्लो एनारोबिक फिल्टर्स फॉर योर इंटरव्यूज। मतलब जब आप PSUs के इंटरव्यू में जाओगे, खास करके PSUs में, तो वहाँ पे PSUs में क्या होता है ना, यही चीज़ें यूज़ होती है, बायोलॉजिकल फिल्टर्स, अपफ्लो एनारोबिक फिल्टर्स, ये यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो PSUs में बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से वहाँ पे आपसे इसके बारे में पूछा जाता है। तो आप इंटरव्यूज़ के टाइम पे, इंटरव्यू क्लासेस में तो हम बता ही देते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी अटेंड करोगे तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप बायोलॉजिकल फिल्टर्स और इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत 50 और चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया है ना बायोलॉजिकल फिल्टर और अपफ्लो एनारोबिक फिल्टर, इसी कारण मैंने इसके बारे में ये टास्क आपको दे दी है। बाकी और 50 चीज़ें हैं इंटरव्यू में और 100 तरह के तामझाम होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेप्टिक टैंक, ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट। नाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेप्टिक टैंक ऑल्सो। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्हॉफ टैंक। इम्हॉफ टैंक माय डियर्स, इम्हॉफ टैंक एक ऐसा टैंक है जो कि 2 स्टोरी में बटा हुआ है, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये आप देख रहे हो ऊपर से और ये देख रहे हो साइड से कट करके, ठीक है। ये ऊपर से देख रहे हो और ये देख रहे हो साइड से कट करके। जब आप ऐसा देखते हैं तो इसमें ऊपर में एक पार्ट होता है जो कि एक सेडिमेंटेशन टैंक के जैसा, जैसे एक सेडिमेंटेशन टैंक होती है वैसा दिखता है, और लेकिन ये सीधी सीधी होती है, गोल सेडिमेंटेशन टैंक नहीं है। इट इज़ परपेंडिकुलर टू योर विजुअल्स। अभी जो आप देख रहे हो स्क्रीन के परपेंडिकुलर ये लंबाई में है। यहाँ पे फ्लो होता है, और फ्लो जब होता है तो नीचे जाकर के स्लज सेटल करता है, यहाँ पे नीचे जाके स्लज सेटल करता है। इस स्लज को नीचे खींच लिया जाता है और खींच के नीचे स्लज डाइजेशन कंपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। तो ऐसे में 2 स्टोरी टैंक होती है, एक में आपका सीवेज मूव करता है और दूसरे में स्लज खींच के नीचे डाल देते हैं। जब स्लज खींच के नीचे डाल देते हैं, यहाँ पे भी सीवेज धीरे धीरे भरने लग जाता है, यहाँ पे भी सीवेज होता है, ऊपर में स्कम वगैरह आकर के फ्लोट वोट करने लग जाता है, यहाँ पे स्कम फ्लोट करता है। तो यहाँ से स्कम निकाल लेते हैं, गैसेस भी निकाल लेते हैं, स्कम रिमूव कर लेते हैं, गैसेस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। जो स्लज नीचे बचता है, तो स्लज डाइजेस्ट हो गया तो स्लज को भी खींच लेते हैं आउटलेट से। तो ये इम्हॉफ ने बनाया था, पूरा डिज़ाइन इम्हॉफ ने किया था। जर्मनी में बहुत यूज़ होता है ये, इंडिया में नहीं यूज़ होता है, जर्मनी में यूज़ होता है। इंडिया में इंडियन मेथड्स जो हमने पढ़े हैं वो यूज़ होते हैं। हर कंट्री का अपना अपना खासियत है, लेकिन आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन इम्हॉफ टैंक। So basically an इम्हॉफ टैंक is a 2-story टैंक जिसमें 2 स्टोरीज हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट जो है वो इसका आपका सेटलिंग का है, और दूसरा नीचे का स्लज का कंपार्टमेंट है जिसमें डाइजेशन होता है। तो एन इम्हॉफ टैंक इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर अ सेप्टिक टैंक इन विच इनकमिंग सीवेज इज नॉट अलाउड टू गेट मिक्सड अप विद द स्लज प्रोड्यूस्ड। बात समझना, जो स्लज नीचे इकट्ठा हो गया, अगर मान लो गलती से यहाँ पे टर्बुलेंस आ भी गया, अगर यहाँ पे गलती से टर्बुलेंस आ भी गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जो स्लज कंपार्टमेंट है वो बिल्कुल अलग थलग है। तो अगर मान लो गलती से वहाँ पे टर्बुलेंस आ भी गया तो भी स्लज में जो भी सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुका है उसमें वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता।
तो an Imhoff tank is an improvement over a septic tank in which the incoming sewage is not allowed to get mixed up with the sludge produced and the outgoing effluent, जो बाहर जा रहा है effluent, is not allowed to carry with it large amount of organic load. मतलब जो बाहर जाता है effluent है वो भी काफ़ी साफ रहता है, और जो स्लज एक बार सेटल होकर दूसरे चैम्बर में नीचे चला गया तो वो फिर ऊपर नहीं आता. ओके, तो जैसा कि सेप्टिक टैंक में हो रहा था वैसा यहाँ नहीं होता. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ 2 स्टोरी टैंक. इसको 2 स्टोरी टैंक बोलते हैं क्योंकि दीज आर इन 2 स्टोरीज. सो दिस इज सम पॉइंट्स अबाउट द Imhoff tank. All right, my dears. So what we have done is we have completed the whole chapter now. What you need to do is before tomorrow's class complete the workbook. Okay, कल workbook. Okay, complete the workbook and you will answer. कितना भी टाइम लगे तुमको आंसर देने का है, you will answer now. ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सब नो स्पून फीडिंग नाउ. अब हो गया, अब मैच्योर हो गए हो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में सब जानते हो. यूनिट नहीं मैच हो रहे हैं, कैंसिल नहीं हो रहे हैं, सर इसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा, खुद से करो. अब अभी बहुत हो गया, अभी स्पून फीडिंग तुम लोग को एक एक यूनिट कटा के दिखाएं कि भाई यहाँ से सेंटीमीटर कट रहा है, यहाँ से सेंटीमीटर कट रहा है, देखो मीटर बच रहा है. अब बहुत हो गया ये सब, ठीक है ना. अब ये खुद से करना है, अब आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि एग्जाम में मैं आपकी यूनिट आके नहीं काटूंगा. ठीक है ना, राइट. तो अब कोई स्पून फीडिंग नहीं होगी रिमेनिंग वर्कबुक क्वेश्चंस में. जो सिंपल क्वेश्चन है वो सिंपल है, उसको डायरेक्टली करना है तो करना है, बस बात खत्म. नहीं बन रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है. स्टार्ट योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वंस मोर. यूनिट नहीं कट रहे, स्टार्ट योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वंस मोर. ठीक है, ओके नाउ. सो अभी हो रहा है 1:10. ब्रेक दे रहा हूँ 15 मिनट का, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ब्रेक अप टू 1:25 PM. ठीक है, एंड आई विल बी टेकिंग अप टू 1 hour मोर. 1 घंटा और लूँगा, 1 घंटा क्लास और लेंगे, 1 hour मोर. ठीक है, ठीक है. तो दीज आर योर इंस्ट्रक्शंस. सो ब्रेक छोटा से ले लो, मैं भी बोलते बोलते क्योंकि थक गया हूँ बस इसीलिए. ठीक, चलो.